Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the Majlis-e-Shura Parliament. आज हम डिस्कस करेंगे मजलिस-ए-शुरा क्या होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मजलिस-ए-शुरा है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 50 से। आर्टिकल 50 है मजलिस-ए-शुरा के बारे में कि मजलिस-ए-शुरा क्या होती है, मजलिस-ए-शुरा पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है। तो मजलिस-ए-शुरा में प्रेसिडेंट शामिल होता है और दोनों के दोनों हाउसेस शामिल होते हैं पार्लियामेंट के। दोनों हाउसेस कौन से? नेशनल असेंबली और सेनेट। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 51 नेशनल असेंबली। अब आर्टिकल 51 एक्सप्लेन करता है कि नेशनल असेंबली क्या होती है। नेशनल असेंबली एक्चुअली क्या है? एक हाउस है किसका? पार्लियामेंट का। ठीक है, तो नेशनल असेंबली में उस क्लॉज 1 में बताते हैं कि नेशनल असेंबली की टोटल जो सीट्स हैं ना वो हैं 342 सीट्स हैं। अब इन सीट्स को डिवाइड कैसे किया गया है हर प्रोविंस या एरिया में, इन सीट्स की एलोकेशन किस तरीके से हुई है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लॉज 2 उसके बाद आ जाता है। सेकंड क्लॉज में वो कहते हैं कि पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट इफ़, कि एक बंदा वोट कास्ट कब कर सकता है, एक पर्सन वोट कास्ट करने के काबिल कब होता है? जब ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो, पाकिस्तान का शहरी हो। उसके बाद नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम उम्र का जो पर्सन होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है नेम इन द इलेक्टोरल रोल। इसका क्या मतलब है? इलेक्टोरल रोल में नेम होने का क्या मतलब है कि वो पर्सन जो है, इससे पता चलेगा कि वो वोट कास्ट करने के काबिल है या फिर नहीं है। उसके बाद सेकेंड डी आ जाता है नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसने अनसाउंड माइंड उस पर्सन को डिक्लेयर ना किया हो, वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए वो पर्सन। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 3। उसके बाद आ जाता है क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 3 हमें बताता है कि जो नेशनल असेंबली की 342 टोटल सीट्स हैं उनको एलोकेट कैसे किया गया है प्रोविंसेस में और एरियाज़ में। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले बलोचिस्तान आ जाता है। ये 4 प्रोविंसेस हैं और ये दूसरे एरियाज़ हैं, और 342 सीट्स को किस तरीके से इन एरियाज़ और प्रोविंस में एलोकेट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान की जो जनरल सीट्स हैं वो हैं 14, और इसके अलावा 3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए। तो टोटल कितनी हो गई? 17 सीट्स होगी नेशनल असेंबली में बलोचिस्तान की। उसके बाद बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। 35 सीट्स जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा की और 8 रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए। तो टोटल कितनी हो गई? 43 सीट्स हो गई खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असेंबली में। उसके बाद बात करते हैं पंजाब की। 148 जनरल सीट्स हैं, 35 वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, तो टोटल हो गई 183। सिंध की बात करते हैं तो 61 जनरल सीट्स हैं, 14 दे दी गई वुमेन को, तो टोटल हो गई 75 सीट्स नेशनल असेंबली में सिंध प्रोविंस की। उसके बाद आ जाते हैं फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो 12 जो सीट्स हैं वो जनरल इनको दी गई हैं, वुमेन की कोई सीट नहीं है फाटा में, और टोटल कितनी हो गई? 12 सीट्स हो गई। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो जनरल सीट्स 2 हैं, वुमेन को कोई सीट नहीं दी गई, यहाँ पर वुमेन की कोई सीट रिजर्व नहीं है फेडरल कैपिटल में, तो टोटल कितनी हो गई? 2। अगर अब हम इनको सम अप करें तो जनरल सीट्स कितनी हैं टोटल? नेशनल असेंबली की 372 हैं, वुमेन के लिए कितनी रिज़र्व की गई हैं? 60 रिज़र्व की गई हैं, और इनको अगर हम मिलाएं तो कितनी बनती हैं? 332 सीट्स बनती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि नेशनल असेंबली की सीट्स तो 342 हैं, तो फिर यहाँ पर 332 कैसे बन रही हैं? तो कीप इट इन योर माइंड कि 10 सीट्स, अब इनमें हम 10 प्लस करें तो 342 बनेगा। तो 10 सीट्स किन की हो गई? नॉन मुस्लिम्स की होगी, क्योंकि इनमें हम लोगों ने नॉन मुस्लिम्स को काउंट नहीं किया। तो 10 सीट्स जो हैं इनमें नॉन मुस्लिम्स की होगी। आगे हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 4, जिसमें बताया हुआ है कि 10 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम की हैं जो रिजर्व्ड हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज 4 आर्टिकल नंबर 51 की। आर्टिकल नंबर 51 के क्लॉज 4 ये कहती है कि नेशनल असेंबली में जो 10 सीट्स बाकी की हैं ना वो किन के लिए रिजर्व्ड हैं? नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये 10 सीट्स अगर हम
जो है क्लॉज 3 में जो हम लोगों ने सीट्स पढ़ी हैं 332 टोटल सीट्स पढ़ी हैं, उनमें अगर ये 10 सीट्स ऐड कर दें तो 342 सीट्स नेशनल असेंबली की पूरी हो जाती हैं। उसके बाद क्लॉज 5 कहती है कि जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं ना वो कैसे एलोकेट की जाएंगी हर एरियाज़ में और प्रोविंस में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन का कैसे पता चलेगा कि कितनी आबादी है हर सूबे में और हर जो है एरिया में, सेंसस से पता चलेगा। जो प्रीवियस सेंसस हुआ होगा, मर्दमशुमारी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि इस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए इनको ज़्यादा सीट्स एलोकेट की जाए। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 52, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। कि नेशनल असेंबली जो बनती है उसका टेन्योर क्या होता है, कितने अरसे के लिए बनती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि अनलेस सूनर डिज़ोल्व 5 ईयर्स का उसका टेन्योर होगा और 5 ईयर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही 5 साल के बाद जो है 5 साल उसके पूरे हो जाएंगे तो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से जनरल इलेक्शंस होंगे और दोबारा से नेशनल असेंबली जो है वो बनेगी। तो हर नेशनल असेंबली का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है अनलेस सूनर डिज़ोल्व। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 53, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताते हैं। अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो होता है ये होता है नेशनल असेंबली का। तो इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, क्लॉज 1 कहती है कि जैसे ही जनरल इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होने के बाद जब नेशनल असेंबली बनती है तो नेशनल असेंबली की पहली मीटिंग में ही इनको इलेक्ट कर लिया जाता है, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को उन नेशनल असेंबली के मेंबर्स में से ही इलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लॉज 2, ओथ बिफोर हाउस। जब ये इलेक्ट हो जाएंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो फिर ये नेशनल असेंबली के सामने जो है वो हलफ उठाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल में ये बताया हुआ है कि हलफ कैसे उठाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लॉज 3, इफ़ ऑफिस ऑफ स्पीकर इज़ वेकेंट। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है, एब्सेंट है या उसका ऑफिस जो है वो खाली है, वेकेंट है, तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, डिप्टी स्पीकर ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा स्पीकर के। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी जो है वो एब्सेंट है या वो इस काबिल नहीं है कि वो इस स्पीकर की फंक्शंस जो है फंक्शंस उसे पूरा कर सके, तो फिर कौन बनेगा, फिर स्पीकर की जगह पर उसके वेकेंट ऑफिस में कौन आएगा। उसके लिए जो है वो एक प्रोसीजर बनाया जाएगा कि जिसके थ्रू जो है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, जो कौन होगा, स्पीकर होगा, और वो ऑफिसर कौन बनेगा, उसी नेशनल असेंबली के मेंबर्स में से कोई बनेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लॉज 4 आर्टिकल 53 का। अब बात करते हैं क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 कहता है कि स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो प्रिसाइड नहीं कर सकता मीटिंग में। क्यों नहीं कर सकता, अगर उन दोनों के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास कर दी गई हो कि इनको रिमूव कर देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन जो है वो कंसीडर हो गई हो, तो उसके बाद अगर वो रेजोल्यूशन ही कंसीडर होगी है, इट्स मीन कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो रहे ही नहीं, तो फिर वो क्या मीटिंग प्रिसाइड नहीं कर सकते, मतलब मीटिंग की सदारत जो होती है ना वो उनके हाथ में नहीं रहती फिर। उसके बाद आ जाता है क्लॉज 5 कि स्पीकर जो है अगर उसने रिज़ाइन करना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, कि वो अपना एक लेटर लिखेगा, किसको, प्रेसिडेंट को लिखेगा। और अगर डिप्टी स्पीकर ने रिज़ाइन देना है तो वो किसको लेटर लिखेगा, स्पीकर को लेटर लिखेगा। तो क्लॉज 7 पे आ जाते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मतलब दोनों का जो ऑफिस है वो वेकेंट कब होगा, ऑफिस खाली कब होगा, जब वो उनमें से जब जो है अगर डिप्टी स्पीकर है तो वो रिज़ाइन कर दे, अगर स्पीकर है तो वो, ये कंडीशंस जो है ना ये दोनों के लिए हैं कि ऑफिस वेकेंट कब होगा, जब वो रिज़ाइन कर दें, या फिर क्या है, सीज टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो असेंबली के, नेशनल असेंबली के मेंबर ना रहें, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए उनके ऑफिस से बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन उनके रिमूवल की या इम्पीचमेंट की क्या हो, पास भी हो जाए और कंसिडर भी हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 8 पे कि जब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, नेशनल असेंबली ख़त्म हो जाती है, 5 साल का उसका टेन्योर होता है, 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया नेशनल असेंबली का, तो फिर उस वक्त जो है नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर स्पीकर जो होगा वो कंटिन्यू रखेगा, जो पुराना स्पीकर होगा वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेगा जब तक कि अगला पर्सन इलेक्ट होकर नहीं आ जाता 5 साल के लिए। मतलब इसका टेन्योर पूरा हो गया है नेशनल असेंबली का, नेशनल असेंबली ख़त्म हो गई है, तो जो ख़त्म होने के बाद जो पुराना स्पीकर था वो तब तक अपनी ड्यूटीज़ को वहाँ पर निभाता रहेगा जब तक नेक्स्ट पर्सन इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 54, समनिंग एंड प्रोपिगेशन ऑफ मजलिस शुरा, कि मजलिस शुरा के जो दोनों हाउसेस हैं उनको कब कब बुलाया जाएगा मीटिंग के लिए। तो क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकता है टाइम टू टाइम, मतलब किसी भी टाइम जब उसे लगे कि अब मीटिंग बुलानी चाहिए तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, बुलाएगा आइदर और बोथ हाउसेस, के एक हाउस को भी बुला सकता है, ये दोनों हाउसेस को भी बुला सकता है उस टाइम या प्लेस पे जो उसे लगे कि ये टाइम या ये प्लेस फिट रहेगी इस चीज़ के लिए। उसके बाद क्लॉज 2 आ जाता है कि 1 साल के अंदर एटलीस्ट 3 सेशंस होने चाहिए हर सूरत नेशनल असम्बली के, विद द गैप ऑफ 120 डेज़, और 120 डेज़ का गैप होना चाहिए हर एक सेशन में। मतलब एक सेशन हुआ है तो अगला सेशन होना है तो उनके दरमियान में 120 डेज़ का गैप लाजमी होगा, ठीक है। तो 1 साल में कितने सेशंस होने चाहिए, 3 सेशंस होने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक बात इसमें और बताई है कि वर्किंग डेज़ जो होंगे ना नेशनल असम्बली के, वो 130 डेज़ होने चाहिए। उसके बाद क्लॉज 3 कहती है कि 1/4 टोटल मेंबरशिप जो है, स्पीकर ने अगर कोई मीटिंग बुलानी है दोनों हाउसेस की या एक हाउस की, अगर स्पीकर ने कोई मीटिंग बुलानी है किसी मामले पर तो किसकी 1/4 टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, फिर जाकर क्या करेगा स्पीकर जो है समन करेगा नेशनल असम्बली को मीटिंग के लिए विद इन द 14 डेज़ ऑफ रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कहते हैं कि जब उनको किसी हाउस की तरफ से दरख्वास्त मिली होगी ना स्पीकर को कि आप मीटिंग रखें, तो जो स्पीकर है वो उस रिक्विजिशन के दरख्वास्त के 14 दिन के अंदर अंदर 1/4 टोटल मेंबरशिप की जो है वोटिंग के साथ जो है वो मीटिंग रखेगा। और वो क्या कर सकता है स्पीकर, जब उस मीटिंग को रखेगा तो वही उसको ख़त्म भी कर सकता है। ही में प्रोरोगेट का मतलब है कि वो उसे रोक भी सकता है मीटिंग को। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55 की, वोटिंग इन असम्बली एंड कोरम। तो अब किसी मामले पर वोटिंग होनी होती है जब असम्बली में, नेशनल असम्बली में, तो वो किस तरह होती है। क्लॉज 1 कहता है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं ना जो नेशनल असम्बली में, तो वो बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी जितने मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे वोटिंग के लिए, तो उनकी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की जब वोटिंग होती है तो वो तमाम की तमाम डिसीजंस जो हैं वो इस तरह ली जाती हैं। लेकिन जो पर्सन प्रिसाइडिंग होता है, जो उस मीटिंग की सदारत कर रहा होता है ना, वो पर्सन वोट नहीं कर सकता। लेकिन इसकी एक कंडीशन है सिर्फ कि वो वोट करे। कब वो वोट कर सकता है पर्सन प्रिसाइडिंग, जो बंदा सदारत कर रहा है वो वोट तब करेगा जब जो मेंबर्स हैं ना उनके वोट जो हैं वो इक्वल हो जाए। मतलब एक मामले पर वोटिंग हो रही है तो दोनों तरफ के वोट्स जो हैं वो इक्वल हों, तो फिर जो है वो पर्सन प्रिसाइडिंग सिर्फ वोट कर सकता है ताकि एक तरफ के वोट ज़्यादा हो जाएँ। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 2 पे कि अगर एक मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है, पर्सन प्रिसाइडिंग जो है उसको अगर ये लगता है कि मीटिंग में टोटल मेंबरशिप जो है वो 1/4 से कम है, मतलब एक मीटिंग बुलाई गई है और उसके जो मेंबर्स हैं वो 1/4 से कम है, तो वो क्या कर सकता है, जो पर्सन प्रिसाइडिंग होगा, जो उस मीटिंग की सदारत कर रहा होगा, वो पर्सन मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, मतलब मुलतवी कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 56। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 56 विच इज़ अबाउट द एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में बताते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कब कब दोनों हाउसेस को बुला सकता है और वो कब कब उनसे खिताब करेगा, एड्रेस करेगा। क्लॉज 1 कहती है कि प्रेसिडेंट जो है ही में एड्रेस आइदर और बोथ हाउसेस के, वो एक या दोनों हाउसेस को बुलाकर उनसे एड्रेस कर सकता है। प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस, कि उसके लिए अगर उसको किसी अटेंडेंस मतलब कि कितने मेंबर होने चाहिए ज़रूरत हो तो वो अटेंडेंस को भी इंश्योर करवाएगा। उसके बाद आ जाता है क्लॉज नंबर 2, प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज। प्रेसिडेंट अब जो है वो एक मैसेज भेजेगा एक या दोनों हाउसेस को, किसके लिए, कि अगर जो नेशनल असम्बली में कोई ऐसा बिल पेंडिंग है, कोई बिल पास होना है और वो पेंडिंग है, तो वो हाउसेस को जो है वो मैसेज सेंड करेगा कि वो एक मीटिंग रखेगा, ठीक है, और जो हाउस होगा वो उस मैसेज को जल्द अज जल्द कंसीडर करेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 3 पे कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, एक साल में 3 सेशन कराने होते हैं, तो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसमें जो है प्रेसिडेंट खिताब करेगा दोनों के दोनों हाउसेस से और उनको बताएगा कि उनको जो समन किया गया है उसकी रीज़न्स क्या क्या हैं, क्या क्या कॉजेज़ थे उनको बुलाने के। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 4 पे, प्रोविजंस शैल बी मेड। उसके अलावा प्रोविजंस बनाई जाएंगी, किस लिए बनाई जाएंगी, लॉज जो है बनाए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे
प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस कि नेशनल असेंबली ने काम कैसे करना है, और अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ मैटर्स कि जब कब जो है उनकी मीटिंग होगी, कब वो मिलेंगे, टाइमिंग क्या होगी, इन सब के लिए जो है वो प्रोविजंस बनाई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 57 पे। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 57, राइट टू स्पीक इन मजलिस शुरा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले ये समझनी है कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली में हक़ रखते हैं बोलने का, और जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं वो सेनेट में बोलने का हक़ रखते हैं। लेकिन ये जो 4 लोग हैं ये दोनों में बोल सकते हैं, किसी भी मीटिंग में बोल सकते हैं, किसी भी इशू पर बोल सकते हैं। अब वो 4 लोग कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल। ये जो 4 लोग हैं ना, ये बोलने का हक़ रखते हैं पार्लियामेंट में, मतलब सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये लोग जो हैं ये वोट कास्ट नहीं कर सकते, ये एंटाइटल टू वोट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 58, डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो मतलब या फिर जो नेशनल असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करना है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। तो वो कैसे करेगा? नेशनल असेंबली डिसॉल्व कैसे होती है ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 58 में। तो अब इसकी क्लॉज 1 पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन कब? विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर से इस चीज़ की एडवाइस लेगा, प्राइम मिनिस्टर इस बात पर रजामंद होगा कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने इसी क्लॉज में एक नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा। प्राइम मिनिस्टर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास हो गई हो, ठीक है। एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास हुई है, और दूसरा जिसने रिज़ाइन करने के बाद भी अपने ऑफिस में वो जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी ड्यूटी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा जिसके खिलाफ ये जो 2 चीज़ें जो है वो हो चुकी होंगी, उसकी तो एडवाइस कंसीडर ही नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, ना ही उसकी एडवाइस कंसीडर होनी है। तो उस केस में जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कैसे करेगा प्रेसिडेंट? तो ये लिखा हुआ है क्लॉज 2 में। तो क्लॉज 2 पर आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट में डिसॉल्व ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट जो है वो खुद से भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, अपनी डिस्क्रिशन पर भी कर सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं। एक तो सबसे पहली वही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन अगर पास हुई होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं दे सकता, उसकी एडवाइस कंसीडर नहीं होगी, एक तो इस सूरत में। और अगर ये कंडीशन आ गई है तो उसके बाद जो है क्या करेगा प्रेसिडेंट जो है, मतलब कोई एक और मेंबर, नेशनल असेंबली का कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर के बाद वोट ऑफ जो मेजॉरिटी के वोट हासिल ना कर सके, कॉन्फिडेंस के वोट, तो अगर ऐसा कोई बंदा भी नहीं निकला नेशनल असेंबली से जिसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, मेजॉरिटी के मेंबर्स के वोट हासिल हों, तो उसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पर असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। दोबारा रिवाइज करते हैं इसको कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेगा कब? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास हो गई है या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो फिर ऐसे प्रेसिडेंट की एडवाइस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा प्रेसिडेंट? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हो गई है, उसके बाद क्या करेगा कि एक और बंदे को ढूंढेगा जो कि मेंबर्स में से होगा, नेशनल असेंबली के मेंबर्स में से जो कॉन्फिडेंस का वोट हासिल कर लेगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का वोट हासिल कर लेगा, तो ऐसे मेंबर को ढूंढेगा उसकी एडवाइस लेने के लिए। अगर वो मेंबर भी नहीं निकला बीच में से, ऐसा कोई और मेंबर भी नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिशन पर ही नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। ये थे 58 तक आर्टिकल नेशनल असेंबली के। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.